हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के चैप्टर 4 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के सेक्शन 16, 17 और 18 के बारे में। ये तीन सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें बताया गया है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए नेशनल लेवल पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेट लेवल पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड कौन बनाएगा। अगर आप कोल इंडिया, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन को कंसेप्ट के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सेक्शन 16 से शुरू करते हैं। सेक्शन 16 है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। सबसे पहले समझिए कि नेशनल बोर्ड की ज़रूरत क्यों है। पूरे देश में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से जुड़े स्टैंडर्ड और पॉलिसीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। इस पर्पस के लिए सेक्शन 16 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी। इसका शॉर्ट नेम है नेशनल बोर्ड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी और उसका जो शॉर्ट नेम होगा वो नेशनल बोर्ड होगा। अब सवाल है कि नेशनल बोर्ड करेगा क्या। तो यहाँ पे पहला है स्टैंडर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन। नेशनल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देगा कि कौन से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड बनाए जाएँ। यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन का। तो नेशनल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देगा कि कौन से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड बनाए जाएँ, कौन से रूल्स बनाए जाएँ और कौन से रेगुलेशन बनाए जाएँ। यानी कि बोर्ड का पहला बड़ा काम ये है कि ओएसएच स्टैंडर्ड्स, रूल और रेगुलेशन के फॉर्मूलेशन में एडवाइस देना। दूसरा काम है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। केवल रूल्स बना देना पर्याप्त नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली होना चाहिए। इसलिए नेशनल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी एडवाइस करेगा कि कोड या उससे जुड़े स्टैंडर्ड, रूल्स या फिर रेगुलेशन को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। अगला है द इशू ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेफर टू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से संबंधित कोई पॉलिसी या प्रोग्राम बनाना चाहती है और वह मैटर नेशनल बोर्ड को रेफर करती है तो बोर्ड उस पर एडवाइस देगा, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रोग्राम कोई भी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी या प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहती है, ठीक है, तो उस पर भी एडवाइस कौन देगा? नेशनल बोर्ड, यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड उस पर भी एडवाइस देगा। अगला है एनी अदर मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कोड रेफर टू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर ओएसएच कोड से संबंधित कोई भी अन्य मैटर यानी कि नेशनल बोर्ड को रेफर कर सकती है, बोर्ड उस पर भी एडवाइस देगा, ठीक है। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी मैटर को नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड को अगर रेफ़र करती है तो उस पर भी नेशनल बोर्ड को एडवाइस देना होगा, ठीक है, सलाह देना होगा। याद रखने का सबसे आसान तरीका इसका यह है कि नेशनल बोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाएगी, रूल रेगुलेशन सारा चीज़ बनाएगी नेशनल बोर्ड। उसके अलावा क्या करेगी? इम्प्लीमेंट भी करने में सहयोग करेगी और सलाह भी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। फिर उसके साथ साथ पॉलिसी या फिर प्रोग्राम या फिर कोई भी एनी मैटर उस पर भी सलाह देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, नेशनल बोर्ड में कौन कौन होगा। सेक्शन 16 का सब क्लॉज 2 नेशनल बोर्ड में कौन कौन होगा इसकी जानकारी देता है। तो जो नेशनल बोर्ड का चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्रेटरी होगा वही नेशनल बोर्ड का चेयरपर्सन कहलाएगा।
अगला है डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, वो मेंबर कहलाएंगे। तीसरा है हमारे मेंबर कौन होंगे, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी धनबाद, माइनिंग वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी धनबाद मेंबर कहलाएंगे। यानी डीजीएमएस के डायरेक्टर जनरल को नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड में स्पेशली शामिल किया गया है। अगला है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव नागपुर, वो भी मेंबर होंगे। फिर उसके बाद आता है चेयरमैन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली, वो भी मेंबर होंगे। अगला है हमारा चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल न्यू दिल्ली, वो भी मेंबर कहलाएंगे। लास्ट है इसमें इस पेज में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज डीलिंग विथ लेबर मैटर्स ऑफ 4 स्टेट बाय रोटेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट, वो भी क्या होंगे, मेंबर होंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो 4 स्टेट होगा वो किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा रोटेशन में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी जो भी फिट बैठेंगे उसमें। यानी कि 4 स्टेट जो भी होंगे वो फिक्स नहीं है, स्टेट रोटेशन के आधार पर रिप्रेजेंट होंगे। फिर आते हैं डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली, वो भी क्या होंगे, मेंबर। और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज न्यू दिल्ली, वो भी क्या होंगे, मेंबर। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे जिक्र किया गया है जे के बाद, ठीक है। तो यह बहुत इजी और एग्ज़ाम फ्रेंडली है। एम्प्लॉयर 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर इसमें होगा, ठीक है, जो कि मेंबर होंगे। और एम्प्लॉयज़ का भी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, वो भी मेंबर कहलाएंगे नेशनल बोर्ड के। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कितने होंगे, 5, और एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, 5, ठीक है, जो कि नेशनल बोर्ड में मेंबर कहलाएंगे। नेशनल बोर्ड के क्या होंगे, मेंबर। A representative of professional body associated with the matter for which standard rules policy being framed, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर मैटर के लिए स्टैंडर्ड रूल्स पॉलिसीज फ्रेम किया जा रहा है उससे एसोसिएटेड एक प्रोफेशनल बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव भी मेंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे इमिनेंट पर्सन जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फील्ड से जुड़ा हो, ठीक है, या रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन या फिर सिमिलर डिसिप्लिन के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तो वो भी क्या होगा यहाँ पे, मेंबर। स्पेशल इन्वाइटीज स्पेसिफिक मैटर्स या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है स्पेशल इन्वाइटीज के बारे में कि स्पेसिफिक मैटर या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के स्पेशल इन्वाइटीज़ को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें ये परमानेंट मेंबर की तरह नहीं है, इनका पर्पस है स्पेसिफिक मैटर पर इनपुट लेना। अब लास्ट है हमारा ओ, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो क्या कहलाएंगे, मेंबर सेक्रेटरी। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी होंगे वो क्या कहलाएंगे इस नेशनल बोर्ड में, चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे, मेंबर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या कहलाएंगे, चेयरपर्सन, और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे वो मेंबर सेक्रेटरी नेशनल बोर्ड के कहलाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सब क्लॉज 3 का, द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। अब एक एग्ज़ाम क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है कि किन मेंबर्स का टर्म जो है वो 3 साल का होने वाला है। तो जो सेक्शन सब सेक्शन 2 में GHKLM आप थे उनका जो टर्म होगा ऑफिस का वो 3 साल का होने वाला है। जी में कौन थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज डीलिंग विथ लेबर मैटर ऑफ 4 स्टेट, एक वो हो गए। जे में हो गया यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। के में हमारे आ गए 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और एल में आ गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एसोसिएटेड विद द मैटर फॉर विच स्टैंडर्ड रूल्स पॉलिसी बीइंग फ्रेम्ड, और एम में हमारे 5 इमिनेंट पर्सन कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स
और सिमिलर अदर डिसिप्लिन। तो इन सब का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा यानी कि ड्यूटी करने का अवधि जो होगा इनका वो 3 साल होने वाला है। और इनके नॉमिनेशन, ठीक है, और फंक्शन कौन डिस्क्राइब करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है सो प्रिस्क्राइब करेगा इनका फंक्शन ड्यूटी करने का, और जो नॉमिनेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब हम लोग सबसेक्शन 4 को देखते हैं यहाँ पे। अब बोर्ड को काम करने के लिए स्टाफ भी चाहिए, ठीक है, जो नेशनल बोर्ड है उसमें काम करने के लिए स्टाफ भी चाहिए। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल बोर्ड से कंसल्टेंट करके बोर्ड की सहायता के लिए इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, एम्प्लॉयज़, नंबर, नेचर, कैटेगरीज को डिटरमाइन करती है और इनके सर्विस कंडीशन को भी प्रिस्क्राइब करती है। सिंपल लैंग्वेज में यही इसमें बताया जा रहा है कि बोर्ड के काम के लिए स्टाफ कौन होगा और उनके सर्विस कंडीशन क्या होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नेशनल बोर्ड के साथ कंसल्टेंट करके डिसाइड करेगी। अगला सब क्लॉज है हमारा, नेशनल बोर्ड को टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकल कमिटीज़ और एडवाइजरी कमिटीज़, ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट कर सकती है। इन कमिटीज़ में मेंबर की संख्या और क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पर टेक्निकल और एडवाइजरी कमेटी का मदद ले सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सब क्लॉज 6, जिसमें बताया गया है कि नेशनल बोर्ड जो है वो कंसल्टेशन कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपका नेशनल बोर्ड में पहले से एज अ मेंबर वहाँ पे अपॉइंट हो, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होंगे नेशनल बोर्ड के, उनके जो रिगार्डिंग या फिर रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट है उनसे नेशनल बोर्ड कंसल्टेशन करेगी। और अगर कोई स्पेसिफिक इशू है रिलेटिंग टू प्लांटेशन, फैक्ट्रीज या फिर कोई अदर इशू, तो स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल इन्वाइटीज़ को भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है नेशनल बोर्ड में, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग देयर इनपुट्स ऑन सच इशू। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के जो रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट है उनसे नेशनल बोर्ड कंसल्टेशन कर सकती है, और अगर कोई इशू है रिगार्डिंग प्लांटेशन फैक्ट्रीज तो स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल इन्वाइटीज़ है सो नेशनल बोर्ड में बुलाए जा सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर इनपुट्स ऑन सच इशूज़। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 17 स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। अब नेशनल से स्टेट लेवल पर आते हैं। सेक्शन 17 कहता है स्टेट गवर्नमेंट एक बोर्ड कंस्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एक बोर्ड कंस्टिट्यूट कर सकती है जिसे स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे कहा जाएगा, और इसको शॉर्ट में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी कह सकते हैं, जो कि क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी किस मैटर पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोड एज मे बी रेफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को OSH कोड के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े उन मैटर्स पर एडवाइस देना जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड को रेफर करे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, नेशनल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। हम लोग अभी पिछला सेक्शन में पढ़े थे नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, जो कि किसे एडवाइस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। नेशनल बोर्ड किसे एडवाइस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और यहाँ पे जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है वो किसे एडवाइस करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। सब सेक्शन 2 है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर और अदर रिलेटेड मैटर स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर और अदर matter related to state advisory board shall be such as may be prescribed by the state government। state government prescribe करेगी constitution, procedure और other relating matter of state advisory board। सबसेक्शन 3 को देखते हैं। The state government may constitute as many technical committees or advisory committees of the state advisory board including site appraisal committees।
स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे टेक्निकल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी बना सकती है, ठीक है। और उसमें एक और कमेटी इंक्लूड होगा, साइट अप्रेजल कमेटी। और ये कमेटी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को उनके रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस में फंक्शन परफॉर्म करने में सहायता करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 18 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी? बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगी स्टैंडर्ड रिगार्डिंग किसके? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। किन वर्क प्लेस के लिए? तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री, माइन, डॉक वर्क, बीड़ी एंड सिगार, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट। इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी नोटिफिकेशन के जरिए स्टैंडर्ड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब आता है सब सेक्शन 2, या बताता है कि इन स्टैंडर्ड्स यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों को कवर करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और बायोलॉजिकल हजार्ड, या फिर कोई अदर हजार्ड जो कि वर्क लाइफ एम्प्लॉय का जो डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं वहाँ पे, उस पे यहाँ पे ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड है सो लागू होगा, उस पर ये प्रोविज़न लागू होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि एम्प्लॉय को वर्क प्लेस हजार्ड के रेगुलर एक्सपोजर के कारण उनकी हेल्थ या फिर फंक्शनल कैपेसिटी को मटेरियल इम्पायरमेंट ना हो, ठीक है। एम्प्लॉय के हेल्थ और उसके फंक्शनल कैपेसिटी को मटेरियल इम्पायरमेंट ना हो। सिंपल लैंग्वेज, ऐसा सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे एम्प्लॉय की हेल्थ और काम करने की क्षमता को कोई भी गंभीर नुकसान ना हो। ये स्टैंडर्ड से क्या होगा? सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे एम्प्लॉय का हेल्थ और उसमें काम करने का कैपेसिटी को कोई भी तरह का गंभीर नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 18 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज 2 के बारे में। यह क्लॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स में हजार्ड से संबंधित नॉर्म्स इसमें शामिल हैं। तो पहला यहाँ पे हजार्ड अप्रेजल, हजार्ड को एसेस करना, कौन सा हजार्ड है, किस एम्प्लॉय या यूज़र को एक्सपोजर इससे हो सकता है, उसका असेसमेंट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि असेसमेंट करना होगा जो भी हजार्ड वहाँ पे मौजूद है उसका। दूसरा है यहाँ पे सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड में रिलेवेंट सिम्टम्स, ठीक है, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और सेफ कंडीशन, प्रिकॉशन, प्रॉपर कंडीशन और प्रिकॉशन से संबंधित प्रोविज़न होंगे। उसमें जो भी नॉर्म्स होगा उसमें क्या क्या होगा? रिलेवेंट सिम्टम्स, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, सेफ कंडीशन और प्रिकॉशन से संबंधित प्रोविज़न होंगे। अगला है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। पहला यहाँ में हमें क्या बोला गया कि जो भी हजार्ड है उसका असेसमेंट करना होगा। दूसरा में बोला गया कि रिलेवेंट सिम्टम्स, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और सेफ कंडीशन और प्रिकॉशन से संबंधित उसमें प्रोविज़न होंगे। तीसरा हमारा है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, ठीक है। फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, मेजरिंग एक्सपोजर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हजार्ड। एम्प्लॉयज़ का हजार्ड एक्सपोजर मॉनिटर और मेजर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, वर्क प्लेस में किसी हजार्डस एजेंट का एक्सपोजर कितना है उसे मेजर और मॉनिटर करना। अगला यहाँ पे सब क्लॉज 4 है मेडिकल एग्जामिनेशन। हजार्ड एक्सपोज्ड जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, हजार्ड एक्सपोज्ड एम्प्लॉय, उनका एग्जामिनेशन और टेस्ट है सो अवेलेबल कराया जाएगा किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा, टाइम टू टाइम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला है हमारा फॉर हजार्ड एवोल्यूशन। हजार्ड एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होंगे? लाइक सेफ्टी ऑडिट, हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, फॉल्ट फ्री एनालिसिस, इवेंट फ्री एनालिसिस एंड सच अदर रिक्वायरमेंट। हजार्ड एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे? सेफ्टी ऑडिट, हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, फॉल्ट फ्री एनालिसिस,
इवेंट फ्री एनालिसिस एंड सच अदर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर एग्ज़ाम में इससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजार्ड इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सेफ्टी ऑडिट, हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, फॉल्ट फ्री एनालिसिस, इवेंट फ्री एनालिसिस, और अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट है तो वो भी। अब हम लोग बात करते हैं सब सेक्शन सी के बारे में। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क प्रोटेक्शन प्रोविज़न है ये। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका है, लेकिन बाद में उसे ऐसी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट से अराइज हुई थी, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में हुई थी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका है, लेकिन बाद में ऐसी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट से अराइज हुई थी या फिर एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में हुई थी, तो मेडिकल एग्जामिनेशन और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डिटेक्शन रिपोर्टिंग से संबंधित प्रोविज़न एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जॉब छोड़ने के बाद भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का इशू ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पे यही बोला गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज टू बी एक्सटेंडेड, ठीक है, किसके लिए, टू द एम्प्लॉयज़ इवन आफ्टर ही सीजेस टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। अगर नौकरी छोड़ भी चुका है तो भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है डिटेक्शन और रिपोर्टिंग का ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए, वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब सब सेक्शन डी को हम लोग समझते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो वर्क प्लेस से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टैंडर्ड में शामिल कर सकती है जिसे वो नेसेसरी समझे, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट जिसको समझे सेंट्रल गवर्नमेंट उसे स्टैंडर्ड में शामिल कर सकती है, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या कर सकती है, शामिल कर सकती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नेसेसरी समझती है तो उसे भी शामिल कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी किसी भी वर्क प्लेस के बारे में रिपोर्ट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ओएसएस रिक्वायरमेंट ज़रूरी लगती है तो उसे स्टैंडर्ड में शामिल किया जा सकता है। अब वर्क प्लेस की स्पेसिफिक कंडीशन में भी ध्यान रखा जाएगा। हमारा जो सब सेक्शन ई है वो यही बताता है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स अलग अलग वर्क प्लेस की कंडीशन के अनुसार हो सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी और जो हेल्थ मेजर है वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से भी, स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से भी हो सकते हैं, रिलेटेड टू माइन, फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, बीड़ी, सिगार, डॉक वर्क और एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड। माइनिंग एग्जांपल एक तरह से हम लोग देखते हैं, माइन की वर्किंग कंडीशन फैक्ट्री से अलग होती है। माइन में है अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट, वेंटिलेशन, डस्ट, गैसेस, एक्सप्लोसिव, स्टार्टा, रूफ रिलेटेड हजार्ड जैसी स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए स्टैंडर्ड में वर्क प्लेस स्पेसिफिक सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स रखे जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें माइन का और फैक्ट्री का तो दोनों का कंडीशन जो है सेफ्टी का वो अलग अलग है, तो उनके लिए सेफ्टी और जो हेल्थ मेजर्स हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए। अब सब क्लॉज एफ बोलता है यहाँ पे सेकेंड शेड्यूल स्टैंडर्ड में स्पेसिफिक मैटर्स भी शामिल होंगे, इसलिए सेक्शन 18 पढ़ते समय सेकेंड शेड्यूल को ज़रूर कनेक्ट करके पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं सब सेक्शन 3 का। सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेकेंड शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन 1 जो है वो रिकमेंडेशन होना चाहिए नेशनल बोर्ड का, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी इंटेंशन का नोटिस 45 दिन के भीतर देना होगा। आफ्टर नोटिफाइंग इट्स इंटेंशन सो टू डू फॉर नॉट लेस देन 45 डेज। इसके बाद नोटिफिकेशन के द्वारा सेकेंड शेड्यूल अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अमेंड कर सकती है सेकेंड शेड्यूल को, लेकिन उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, एक तो नेशनल बोर्ड का रिकमेंडेशन होना चाहिए और उसके बाद
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो 45 दिन से पहले इंटेंशन का नोटिस है सो देना होगा। अब हम लोग सब सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे और इसमें यह दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के स्टैंडर्ड्स को अमेंड कर सकती है। ठीक है, वो भी किसके प्रायर अप्रूवल से? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल से बाय नोटिफिकेशन वो स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट कर सकती है। सेक्शन 18 अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था, जिसका 2 सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 और 2। इसमें अमेंडमेंट चाहेगी तो स्टेट गवर्नमेंट ला सकती है। ठीक है, और ये किन किन पे लागू होगा? जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी जहाँ पे ये इस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड होगा, उस जगह के इस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट ला सकती है स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, लेकिन वह कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रायर अप्रूवल है, सो स्टेट गवर्नमेंट का लेना होगा, तब जा कर के वो सेक्शन 18 और सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 और 2 में अमेंडमेंट ला सकती है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ 5 MCQ क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय ओम। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल बोर्ड यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड? तो चेयरपर्सन कौन होता है नेशनल बोर्ड का? तो वो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी किसका? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड? तो कौन होता है वो? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है डीजी माइन सेफ्टी धनबाद इज व्हाट इन द नेशनल बोर्ड? डीजी माइन सेफ्टी धनबाद जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, वो नेशनल बोर्ड में क्या पद पे हैं? तो वो वहाँ पे मेंबर होते हैं। ठीक है, टर्म ऑफ मेंबर अंडर क्लॉज G, J, K, L एंड M। तो कुछ देर पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया था, तो उनका टर्म कितना होता है? 3 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है हु डिक्लेयर्स OSH स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 18? तो सेक्शन 18 के अंदर OSH स्टैंडर्ड कौन डिक्लेयर करता है? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो सेक्शन 18 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है सो डिक्लेयर करती है बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही रहा हमारे वीडियो का एंड। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।